Good afternoon students, welcome back. प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस था हमारा हम लोगों का और उसमें कुछ अगर आपको डाउट है तो बताना. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट किया था हमने. 29 में एक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ था. आई गेस आपका इसमें लोन पेयर्स आया होगा SF4 में 1, CF4 में 0 और XZF4 में 2. ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा था बिकॉज कुछ टाइपो एरर होगा मे बी. नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में किसी को डाउट है तो बताइए, देख लीजिए आप आंसर कॉम्प्रिहेंशन का. क्वेश्चन नंबर 30 का बी आ रहा है, 31 का ए आ रहा है, 32 का डी आ रहा है. किसी को डाउट है इसमें तो बताइए. नहीं. क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, डाउट 34 में डाउट है या 33 में. क्वेश्चन नंबर 33, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीसीज. ओके, आइडेंटिकल शेप्स बोल रहे हैं तो शेप्स बना के देखो किसका किसका सेम आ रहा है. शेप किसका नहीं बना? कौन से ऑप्शन का नहीं बना? सो आंसर ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों लीनियर होगा. नहीं. क्वेश्चन नंबर 34, 35, 34 में क्या डाउट है यार? बताया तो था, इतनी बार तो बताया है. पीपी का ज्यादा होता है पीएस. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप देख लो यार. नोट्स पढ़ा करो भाई, नोट्स पे लिखा है सब. नेक्स्ट 35, 35 का क्या आना चाहिए? 35 का PCl4 का आना चाहिए आपका टेट्राहेड्रल sp3 आ जाएगा. PCl4 माइनस का आ जाएगा sp3d ना, और AsCl5 का भी आ जाएगा आपका sp3d. शेप पूछा गया है, इसका टेट्राहेड्रल शेप आएगा. sp3d का आपका सीसॉ आना चाहिए. हाँ, एक लोन पेयर है और इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिड आना चाहिए. नेहा, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन में. हाँ गोविंदो, तो बी आंसर होना चाहिए इसका. क्वेश्चन नंबर 35 का बी आ जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट है किसी को? विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे पी बॉन्ड लिखा है. एनीवे ऑप्शन में कौन सा सही होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए आंसर.
पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो क्या क्या लिखा है, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, तो ये तो सही है, सिग्मा बनता है उसके बाद पाई बनता है। फिर पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये तो गलत है, नहीं, हम लोगों ने देखा था कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। फिर पाई बॉन्ड में भी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, राइट, तो ये सही है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। और कैसे ओवरलैपिंग से बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। फिर नेक्स्ट है कि पाई बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम लैटरल ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो लैटरल ओवरलैपिंग मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको ऐसे भी कह सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे हैं द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन वन, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसका कुछ आया इसका आंसर? अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसमें ये बताइए कि सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है? एनीवन? हाँ देखो किसके पास है? NF3 के पास है वेकेंट ऑर्बिटल। वो वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? देखो आराम से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सेंट्रल एटम में मुझे वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढना है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही हो तो मैसेज कर दो। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा चलिए हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो NF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3, वेरी गुड। अब BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, बहुत बढ़िया। CF4 का? sp3। और CHF3 का भी sp3 आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि सेंट्रल एटम में वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ मिलेगा मुझे? नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन कौन से पीरियड में लाई करता है? अरे बोलो जल्दी बोलो। सेकेंड पीरियड में, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता है क्या सेकेंड पीरियड में? नहीं होता है ना, ठीक है। तो डी डी तो वेकेंट नहीं हो सकता, मतलब ठीक है। तो पी वेकेंट ढूंढना पड़ेगा, तो पी वेकेंट कहाँ मिलेगा? एसपी, BF3 में मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक पी जो है वेकेंट है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें एक वेकेंट पी होता है, BH3 या फिर BF3 जो है आपका एक लुइस एसिड है, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा।
right? So this is how we are going to find out if there is a vacant orbital or not. Okay, now coming back to the question, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक से ज्यादा आना चाहिए. So that means कि the bond must be single bond plus there must be something else, or there must be some characteristics of a pi bond which will make the bond order greater than 1, right? So यहाँ पे आप देखो जैसे बोरॉन का स्ट्रक्चर है BF3, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, और बोरॉन में एक वैकेंट पी है, इसको बॉक्स से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है. वैकेंट पी ऑर्बिटल, राइट. अगर हम फ्लोरीन को थोड़ा एनालाइज करें तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स होंगे, राइट. तो ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है वैकेंट पी में. अगर डोनेट कर दिया गया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सबका काम बन जाएगा इसमें. बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और क्योंकि बोरॉन को लोन पेयर की जरूरत भी है क्योंकि दैट इज अ लुईस एसिड, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से लेने के बजाय घर की दिक्कतें अगर घर में ही सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं? तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर ही, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर बोल सकते हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही, मॉलिक्यूल के जो भी मेंबर्स होंगे उस मेंबर्स के बीच में ही अपना अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या फिर कोई भी कुछ एडिशनल चीज़ें या फिर एडिशनल प्रॉपर्टीज या फिर एडिशनल बॉन्ड्स बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, राइट. तो ये BF3 इंट्रामॉलिक्यूलर अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा. प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. बोरॉन का अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे इसमें तो वो करीबन 6 आएगा, राइट. बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसका 8 होना चाहिए था, राइट. हमने तो ये देखा भी था कि दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ क्योंकि अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बोरॉन जो है लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है फ्लोरीन, राइट. अब इस तरीके का जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, राइट. ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. इसको हम लोग जो है मतलब इक्विवेलेंटली कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में, जिस तरीके से कन्वर्ट करते आए हैं अभी तक हम लोग, ठीक है. लेकिन इसको हम लोग थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है बॉन्ड्स बनने के बाद बन रहा है, ठीक है. इसकी जरूरत भी नहीं है इस बॉन्ड के बनने की, है ना, और बनने पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उससे बनने से सही है. बोरॉन का जो वैकेंट पी है वो फिल हो जा रहा है, राइट. तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है. बैक बॉन्डिंग कब बनता है? जब आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए, पहला रिक्वायरमेंट है कि डोनर should be having
lone pair and it belongs to सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए जनरल टर्म में, जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। और साथ ही में इनके साथ साथ आपके जो डोनर्स होते हैं वो डोनर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी। ठीक है, हैलोजेंस के साथ साथ ये जो सेकेंड पीरियड के आपके एलिमेंट्स हैं ये सारे डोनर के जैसे काम कर सकते हैं अगर इनके पास लोन पेयर है तो, राइट। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, सेकेंड रिक्वायरमेंट में देखते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर must have vacant orbital। वो वेकेंट ऑर्बिटल कैसा भी रह सकता है, p वेकेंट हो सकता है या d वेकेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NCl3, राइट। तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है या क्लोरीन के पास है? सोच समझ के बताना, ऐसे नहीं तुक्का मार रहे हैं। बताओ वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ है? क्लोरीन के पास है ना, क्योंकि क्लोरीन में वैकेंट डी होगा, राइट। और नाइट्रोजन के पास तो है नहीं, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल सारा फिल्ड है, उसका ऑक्टेट देखेंगे तो वो भी कंप्लीट है, राइट। तो यहाँ से ये काम तो हो सकता है कि अगर क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन उसको डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट चेंज भी नहीं हो रहा है, राइट। क्या क्या रिक्वायरमेंट था? पहला रिक्वायरमेंट था कि जो डोनर है वो डोनर आपका सेकेंड पीरियड से होना चाहिए और इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, तो है, राइट। और एक्सेप्टर के पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो एक तरीके से इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, इसका अगर हम डेफिनेशन लिख ले बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग का, तो बैक बॉन्डिंग का डेफिनेशन देखो क्या क्या बोल सकते हैं इसके लिए। सो बैक बॉन्डिंग में ये कह रहे हैं कि द लोन पेयर sometimes may be transferred from filled orbital
of an atom to unfilled orbital. ठीक है, और इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इट शुड बी एडजेसेंट टू इट. एडजेसेंट टू, बगल का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि तीन चार एटम छोड़ दिया उसके बाद फिर बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं बैक बॉन्डिंग. एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट है इसका, जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होगा कि बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेस बैक बॉन्डिंग की वजह से. या फिर यूं कहें कि बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंक्रीजेस. ठीक है, और सेकंड इसका एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड एंगल पे, क्योंकि मान लो कि बॉन्ड जो है आपका सिंगल बॉन्ड से अब डबल बॉन्ड हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो इट मे अफेक्ट द बॉन्ड एंगल, राइट. सो बॉन्ड एंगल may or may not increase. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो. Question 1. So we have to compare bond length of boron and fluorine. ठीक है, in BF3 and BF4 minus. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसमें चेंज हो रहा होगा, या फिर बैक बॉन्डिंग किसमें हो रहा है, BF3 में या BF4 में, या दोनों में हो रहा है. BF4 में हो रहा है क्या बैक बॉन्डिंग? ये देख के बताइए मुझे एक बार. सबका यही मानना है, सब लोग यही कह रहे हैं, राइट. तो फिर बॉन्ड लेंथ किसमें कम होगा? सबसे कम BF3 में कम होगा, क्योंकि अब BF3 में आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए. कंपेयर bond length of boron and oxygen, BOH3 and BOH4 minus. इसमें बताओ क्या होना चाहिए?
बैक बॉन्डिंग किस में होगा? बोलो। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो और तब बताओ बैक बॉन्डिंग होगा किस में होगा। नहीं चमक रहा है या ड्रॉ नहीं किया अभी तक? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलो यार, शर्माते हो, शर्म आती है बोलने में तो चैट में भी लिख सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा आपने चैट में आंसर किया है। ये BF3 की तरह तो है स्ट्रक्चर इसका, या BF4 माइनस की तरह? नहीं तो हाँ बिल्कुल पूजा, तो BOH3 में आपका बैक बॉन्डिंग होगा। इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, चलो, ये तो बाद में मुझे गाली दोगे कि सर ने कुछ नहीं बताया। BOH और ये भी एक BOH, यहाँ पे 4 आ गए। राइट, इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका ऐसे आ रहा हो, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग कब बनता है? बैक बॉन्डिंग होता है आपका एक बॉन्ड बनने के बाद। एक बॉन्ड बनने के बाद जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से दोबारा बनेगा तो उसको फिर हम लोग जो है बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के लिए अरे पहले बॉन्डिंग तो होनी चाहिए, तब तो बैक बॉन्डिंग करेंगे हम लोग, राइट। तो इसमें अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो इसमें BOH3 में आएगा बॉन्ड लेंथ कम आएगा, इसमें नहीं, इसमें ज्यादा आएगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए। Now let's compare bond angle. Compare bond angle. हमने एप्लीकेशन में 2 पॉइंट्स देखे थे। कौन कौन सा पॉइंट देखा था? फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेस, राइट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कि बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट इंक्रीज, राइट। तो आप जैसे BF3 में देखो, BF3 में बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल है वो तो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुआ ना, बॉन्ड एंगल तो उतना ही रहेगा 120 डिग्री, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। बोलो। इस चीज से समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे BF3 का, इसका स्ट्रक्चर, तो आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तो ड्रॉ कर सकते हो। ये फ्लोरीन भी तो दे सकता है और ये फ्लोरीन भी तो दे सकता है, ठीक है। तो एट अ टाइम तो एक ही फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके सही हैं। एक बार जैसे हमने ये ड्रॉ किया,
राइट। एक बार हमने फिर ऐसे ड्रॉ किया, ये वाला ड्रॉ किया, किसी ने ये ड्रॉ किया, हो सकता है कि किसी कोई ये यहाँ से ड्रॉ करेगा, राइट, तो ये भी सही है ना। तो एक तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा आपका। तो टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका इक्वल नंबर से इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ, इसका अभी भी 120 डिग्री ही है बॉन्ड एंगल, और इसका 109.5 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो वही है कि इसका भी 120 डिग्री आएगा। कभी ये बोरॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन से, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, राइट। आप यहाँ से भी डोनेट कर सकते हो, आप इधर से भी डोनेट करवा सकते हो, तीनों से करवा सकते हो, बट एट ए टाइम जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कहीं एक जगह से जो है आप डोनेशन करोगे, right? तो इसमें भी जो है आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, इसमें भी बॉन्ड एंगल आपका 109.5 डिग्री। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कंपेयर बॉन्ड एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ए देखते हैं, NCl3 एंड NH3, ठीक है। अभी इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, इनका जो शेप है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इनमें जो है आपका बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आएगा, राइट। तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए, ये हमने वेस्पर्स थ्योरी से किया हुआ है ऑलरेडी पहले। इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं, NF3 भी ऐड कर देता हूँ। चलो, बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो रहा है बताओ। ओके, अच्छा ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन है वो आंसर कर दो एक बार। किस में हो रहा है बैक बॉन्डिंग, NCl3 में नहीं हो रहा, NCl3 में भी हो रहा है, राइट। तो बैक बॉन्डिंग आपका NCl3 में भी हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो इसका बॉन्ड एंगल आता है वो बॉन्ड एंगल ये रहता है 107.5 डिग्री, इसका 107 डिग्री। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो आप वेस्पर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हो, हालांकि ये बैक बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि NH3 में अगर आप स्ट्रक्चर्स का देखो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और NF3 में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है लेकिन विद बैक बॉन्डिंग भी है। तो NF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होगा यार, NF3 में नहीं होगा बैक बॉन्डिंग, माय बैड, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। नो बैक बॉन्डिंग, इन दोनों में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, NF3 में भी नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट नो बैक बॉन्डिंग। NCl3 में होगा ना बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कहां से कहां जाएगा ये, नाइट्रोजन से क्लोरीन, नाइट्रोजन से क्लोरीन, राइट। तो इसकी वजह से जो आपका बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, राइट। एक और एग्जांपल देखो, इसका बताना सेकेंड का। OCH3 OCH3 and OSiH3 and
SiH3। ठीक है, तो इसमें बताओ बैक बॉन्डिंग किसमें होगा? बिल्कुल सेकंड में होगा। बैक बॉन्डिंग, राइट। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो गया, इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ जा रहा है, राइट। तो इनमें रिपल्शन बढ़ना चाहिए, इन बॉन्ड्स में आपका रिपल्शन बढ़ना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो सेकंड वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 110 डिग्री और इसका आता है 144 डिग्री, है ना। थर्ड देखो, OCl2 and OF2, राइट। बैक बॉन्डिंग किसमें हो रहा है? बोलो बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है? दोनों में होगा, अच्छा ठीक है। तो रिक्वायरमेंट, हाँ किसी में नहीं होगा, अच्छा। मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट देखना है। पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट देखो कि लोन पेयर किसके किसके पास, क्लोरीन के पास भी है, बिल्कुल पूजा, OCl2 में होगा, वेरी गुड। राइट, बिल्कुल सुप्रतीक, आप भी सही बोल रहे हो, बैक बॉन्डिंग इसमें होगा, ठीक है। तो क्लोरीन में आपका वैकेंट D ऑर्बिटल है, राइट, और फ्लोरीन में नहीं है, ऑक्सीजन में भी नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द वैकेंट D, वैकेंट D, यहाँ से आप बैक बॉन्डिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आएंगे, पाई बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट, OCl2 का बैक बॉन्ड। तो इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है OCl2 का वो ज्यादा है, राइट। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर है और हम लोग को विस्कोस थ्योरी से पता है कि सिंगल बॉन्ड का जो रिपल्शन है वो कम है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर का, राइट। तो ये OCl2 में आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपल्शन है और OF2 में आपका सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, राइट। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपल्शन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, ठीक है। और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके, और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, देखो जरा। हाँ, सुकृति का जैसे क्वेश्चन है कि सर 2 लोन पेयर्स विल गो टू 2 क्लोरीन एटम्स, हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, दोनों करवा सकते हैं एक साथ, है ना। क्योंकि 2 लोन पेयर है और 2 वेकेंट ऑर्बिटल है तो कर सकते थे। ऐसे BF3 में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल था, इसीलिए यहाँ पे दोनों के पास वेकेंट ऑर्बिटल, दोनों एक साथ जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग इसको देखें कि यहाँ से भी अगर मान लो कि किसी ने कर दिया तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, ठीक है। एक हालांकि इस तरीके से ये सारे के सारे जो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो ऑल ऑफ देम आर राइट। एक से करो या 2 से करो, एक ही बात है।
तो जैसे एक क्वेश्चन और देखो, कौन से नंबर का आएगा ये, थर्ड देख लिया हमने, फोर्थ देखिए, जैसे OCl2 और SCl2, इसमें ये बताइए बैक बॉन्डिंग किस में होगा। OCl2 में बैक बॉन्डिंग होगा, बिल्कुल। SCl2 में क्यों नहीं हो रहा है, रीजन? SCl2 में ना वैकेंट ऑर्बिटल्स है, लेकिन उसमें बैक बॉन्डिंग इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट में क्या था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। हाँ ये देखो, डोनर शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। तो आपका जो SCl2 है उसमें सल्फर के पास लोन पेयर है, तो इसमें सेकेंड पीरियड से कोई एटम नहीं है, ठीक है, जो कि डोनर के तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इज अ डोनर, यहाँ पे सल्फर जो है डोनर हो सकता था, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड, सो देयर विल बी नो डोनेशन, राइट। हम लोग ये कह सकते हैं कि सल्फर इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, हेंस नो। बता, देखो यहाँ पे हम ना एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो कंपेयर करने पे OCl2 और SCl2 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल SCl2 में कोई डोनर नहीं है, कोई एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोनर होने का जो कंडीशन है वो ये है कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए और वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, राइट। तो एक एनालॉजी से देखें कि OCl2 में क्या हो रहा है और SCl2 में क्या हो रहा है। तो OCl2 में आपका ऑक्सीजन इज अ डोनर ना, सिमिलरली SCl2 में भी यही एक्सपेक्ट करना चाहिए था हम लोगों को कि सल्फर विल डोनेट, क्योंकि OCl2 में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। हमने क्या किया OCl2 से SCl2 में, बस ऑक्सीजन फैमिली का ही एक दूसरा मेंबर ला करके हम लोगों ने उसका बॉन्डिंग किया है ना। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सल्फर इज अ डोनर, राइट। सल्फर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ डोनर बट इट इज नॉट, फाइन। तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होना चाहिए ये बताइए, OCl2 में होना चाहिए या SCl2 में होना चाहिए? OCl2 में होना चाहिए क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग है, राइट। इसका ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल भी आता है 118 डिग्रीज। This is just for your information, you don't have to remember this. 102 degrees. ठीक है, और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि CH3 whole twice O forms complex with BF3 but SiH3 whole twice O doesn't. Explain.
ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए इसका? बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि BF3 के साथ जो OCH3 का कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनता है पूरा। BF3 में वेकेंट P और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट किया जाएगा बोरॉन के वेकेंट P में। ठीक है, तो OCH3 whole twice forms complex with BF3 but SiH3 whole twice O does not. The reason is for the back bonding, right? कि OSiH3 में back bonding हो रहा है, right? इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है that ऑक्सीजन का लोन पेयर is already involved in back bonding और ये खाली रहेगा तभी तो होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब तक खाली नहीं रहेगा या अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं BF3 के साथ। इसीलिए जब BF3 आएगा तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए है ही नहीं ऑक्सीजन के पास, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। Yes, they are making bonds, Supratik. This is a coordinate bond and coordinate bond is similar to that of a sigma bond. ठीक है, हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में दिया जा सकता है। CH, अच्छा नहीं, CH नहीं, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। ठीक है, इसमें हमको बताना है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। कॉड। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि बैक बॉन्डिंग किस में हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। बताओ। BF3 में हो रहा है, राइट, और BCl3, BBr3 और BI3 में नहीं हो रहा है क्या? इसमें भी होगा, सारे में हो रहा है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि जैसा हम लोगों ने कंडीशंस देखो, फिर से दिखाते हैं कंडीशन, वापस आते हैं। देखो कंडीशन, डोनर शुड बिलोंग टू लोन सेकेंड पीरियड एंड इट शुड हैव अ लोन पेयर। और इसमें सेकेंड पीरियड के अलावा और कौन कौन से बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, राइट। तो ये सारे के सारे डोनेट करेंगे। बोरॉन आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर बिकॉज इट विल हैव वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम विल शो बैक बॉन्डिंग। So जब all of them will show back bonding, तो how can we answer?
ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस की बॉन्डिंग किन के बीच में हो रहा है। BF3 में कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग में? तो बोरॉन का 2p वेकेंट है और फ्लोरीन का जो लोन पेयर डोनेट होगा वो भी 2p से डोनेट होगा। एग्री करते हो तो हाँ बोलो, नहीं करते हो तो बताओ। बोलो। अगर कुछ बोलोगे तब समझ में आएगा मुझे कि आ रहा है कि नहीं समझ में, फिर तुम कैसे बताओ। बोलो। हाँ, लेकिन कोई डोनर होना चाहिए ना। डोनर कौन है? डोनर जो आपका सराउंडिंग आइटम है वो डोनर है, ठीक है। वो एक्सेप्टर नहीं है, बोरॉन इज एन एक्सेप्टर सभी में। ठीक है, so we just have to see conditions. What are those conditions? Donor should be from second period, it should have lone pair, ठीक है, with addition with chlorine, bromine and iodine, ये सब भी जो है बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। एक्सेप्टर मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, तो जो एक्सेप्टर है वो बोरॉन है यहाँ पे सब में, और जो डोनर है वो सारे के सारे हैलोजन ग्रुप्स हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, राइट। अब BF3 की जो मैं बात कर रहा था, तो BF3 में जो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल किसका है? 2p का है कि नहीं? दिस इज 2p वेकेंट, और ये जो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है यहाँ से, ये भी तो 2p में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो दिस इज 2p 2p पाई बॉन्ड, ये 2p 2p पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं BCl3 में देखूं तो BCl3 में किसका है, किसका पाई बॉन्ड बनेगा बताओ? क्लोरीन कौन से ऑर्बिटल से डोनेट करेगा लोन पेयर? हाँ 3p से, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो बॉन्डिंग होगा आपका 2p 3p से, और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये भी पाई बॉन्ड, 2p 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 पाई बॉन्ड, 2p 3p पाई बॉन्ड, और बोरॉन और ब्रोमीन में किसका किसके बीच में होगा पाई बॉन्ड? 4p एंड 5p, हाँ 4p एंड 5p, 5p आपका Bi3 में हो जाएगा, तो 2p और 4p, और ये 2p और 5p, ये पाई ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिड क्या होता है बताइए कोई, लुईस एसिड किसको बोलते हैं? क्या होता है लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वही एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा था कि एक्स, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर लोन पेयर एक्सेप्टर, राइट, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बोलूं तो ये किस में ज्यादा होना चाहिए? 2p 2p में, 2p 3p में, 2p 4p में, या 2p 5p में? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप किस में ज्यादा होगा? 2p 2p में, राइट।
बिल्कुल सुप्रतीक, 2p में होगा. सो इफ वी कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, that is in 2p 2p, फिर 2p 3p, 2p 4p एंड 2p 5p. तो ये 2p में ज़्यादा. तो इसका ये मतलब है कि 2p में अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, वो भी बैक बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, राइट. तो इसका ये मतलब है कि जब कोई लोन पेयर डोनर आया, ठीक है, लोन पेयर जब कोई डोनेट करने के लिए कोई स्पीसी आएगा, लेट्स से कि दिस इज एक्स और इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बोरॉन में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 में बोरॉन में लोन पेयर डोनेट किया जाएगा. लेकिन क्योंकि BF3 आपका जो है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और इसमें बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है और द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो बेटर है, तो इसका ये मतलब है कि इसका जो वेकेंट पी है दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ द लोन पेयर फ्रॉम लुइस बेस. ठीक है, एक्स में लुइस बेस मान रहा हूँ जो कि आकर के लोन पेयर डोनेट करेगा. ठीक है, तो जहां पे ज्यादा अवेलेबल होगा, है ना, जहां पे वेकेंट होगा या फिर जहां पे पी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा वही बेटर लुइस एसिड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटर लुइस एसिड है आपका, वो सबसे बेटर लुइस एसिड है Bi3, क्योंकि यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज वेरी वीक, राइट. तो उसका जो बोरॉन का वेकेंट पी है दैट इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. ओके, और सिमिलरली आपका ये जो है लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा. तो सबसे अच्छा लुइस एसिड आपका है Bi3, फिर है BCl3, सॉरी फिर BBr3, फिर है BCl3, फिर उसके बाद जो है आपका BF3 इज अ गुड लुइस एसिड. ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसमें एप्लीकेशंस जो है वो देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग का. ठीक है, सो बैक बॉन्डिंग में आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है. तो दो ही कंडीशन है आपका. फर्स्ट कंडीशन है कि डोनर शुड बी फ्रॉम सेकंड पीरियड और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर जो है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. तो ये जो दो चीजें हैं वो दोनों चीजें आपको मिल करके क्या बोलते हैं कि बैक बॉन्डिंग का जो है वो स्ट्रक्चर देंगे. ठीक है, मैं पीछे आ रहा हूँ वापस. एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, विच इज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ C6H6 and B3N3H6. ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजीन, और इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि कार्बन 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 का एक 6 मेंबर का रिंग है, और इनमें पाई बॉन्ड्स और सब जगह हाइड्रोजन. B3N3H6 में भी ऐसा ही है, बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन के बजाय बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, अल्टरनेटिव.
और पाई बॉन्ड भी जो है आपका इसी तरीके से रहेगा। पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है हालांकि, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की भी बात कर सकते हैं क्योंकि बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। आप ये देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास वेकेंट पी है, हर जगह यही है। राइट, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है कि नाइट्रोजन ने बोरॉन को डोनेट कर दिया, इस नाइट्रोजन ने बोरॉन को डोनेट कर दिया और इस नाइट्रोजन ने बोरॉन को भी डोनेट कर दिया। राइट, तो ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपका बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन से, इसको हम लोग और भी तरीका है इसको ड्रॉ करने का, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दीज आर फॉर्मल चार्जेस। ओके, बेंजीन की अगर पोलैरिटी देखेंगे तो बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा आपका, जो आपका म्यू नेट होगा इसमें दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन है इसमें भी म्यू नेट जो है वो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो बेंजीन के बॉन्ड्स में कोई पोलैरिटी दिख रहा है क्या? इज देयर एनी पोलैरिटी इन द बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन? कार्बन कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या? बोलो। ये स्ट्रक्चर मिटा रहा हूं मैं। नहीं है सुप्रतीक, वेरी गुड। बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? आएगा ऑब्वियसली, यस, है ना, बिल्कुल सुप्रतीक। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सिंस बेंजीन में देर इज नो बॉन्ड पोलैरिटी and also the net polarity of the molecule is 0, right? But in inorganic benzene there exists bond polarity, but the net polarity of the molecule is 0. This is something like जो हम लोगों ने CH4 और CCl4 में देखा था। CH4 में net dipole moment आपका 0 आया था। Similarly CCl4 में भी आपका net dipole moment 0 आया था। CH का बॉन्ड पोलर नहीं है लेकिन CCl का बॉन्ड पोलर है। जब हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था उस टाइम पे कि द नेट डाइपोल इज इफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर दैट डज नॉट मीन दैट द बॉन्ड्स आर नॉट पोलर। ठीक है, बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, नेट डाइपोल 0 आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, so inorganic benzene is more reactive
then C6H6. Okay. और आते चलो क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है आपका वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मैं दिखा देता हूँ। 38 का आंसर सी और डी आ रहा है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी सी डी आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए और डी आ रहा है। ओके, चलो कुछ डाउट्स आए थे मेरे पास चैट में, मैं वो आंसर पहले कर देता हूँ। नेहा का सबसे पहले डाउट था कि वेस्पर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नेहा, इनडायरेक्टली यू आर सेइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि वेस्पर्स थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो भी बॉन्ड्स आपके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, वो सारे के सारे बॉन्ड्स, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वेस्पर्स थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड ओनली बी एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग वेस्पर्स थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वेस्पर्स थ्योरी इज द बेसिस ऑफ द it is the basis of giving the shapes of the molecule. Okay, so according to that Vesper's theory we came up to the idea कि sp3 का shape या फिर ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, sp3d का क्या होना चाहिए, and so on, right? So it can only, it is not necessary that it should be only applicable to p block. It is also applicable to the d block एलिमेंट्स जो कि मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, आपने कहीं कहीं देखा होगा एक ऐसा एग्जांपल कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे FeCN6, है ना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है K4FeCN6, राइट। तो ये जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यहाँ भी वेस्पर्स थ्योरी एप्लीकेबल है। एक और क्वेश्चन आया है फ्रॉम सुप्रतीक दैट सर व्हाट इज द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट मीन्स दैट द डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट एंड इट शुड नॉट चेंज with time. That is the permanent dipole moment. And I don't think so there is any classification between permanent dipole moment and the dipole moment. Permanent dipole moment is simply is the dipole moment. बाकी जो भी है आप फिजिक्स में पढ़ोगे, परमानेंट एंड टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट वो वहीं पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल पाई ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इफ देयर इज ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स, if there is odd number of consecutive pi bonds, the molecule will lie in the same plane. But if there is even number of consecutive pi bonds, then the molecule will be in the different plane. इसमें ये कहा जा रहा है कि पाई ऑर्बिटल्स जो है वो सारे के सारे सेम प्लेन में रहने चाहिए, ठीक है। तो C6H6 का तो हमें स्ट्रक्चर पता है, हमने ऑलरेडी रेजोनेंस में देखा था। तो इसके जितने भी पाई ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। वापस दिखाते हैं, देखो
ये देखो, ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ये है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो पाई ऑर्बिटल्स है आपके। ठीक है, या तो ऊपर रहेगा बेंजीन रिंग के, या तो नीचे रहेगा। राइट, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल पाई ऑर्बिटल्स आर द सेम प्लेन। हाँ, तो इस C6H6 का तो ठीक है। चलो, बी में देखोगे तो देर इज कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, दैट मीन्स कि दे विल गो आउटसाइड द प्लेन। राइट, और इनमें जितने भी पाई ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के होंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि यहाँ पे सी सी सी, अगर मान लो ये पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है। राइट, तो ये पाई बॉन्ड किससे बनता था, ये पी वाई से बनता था, यहाँ पे भी पी वाई से बनता था, और इसके पी जेड से इसका पी जेड बनता है। राइट, ये तो ये प्लेन अलग अलग हो गया ना पाई बॉन्ड का, तो पाई ऑर्बिटल्स का प्लेन अलग अलग हो गया, एक वाई एक्सिस में हो गया और एक जेड एक्सिस में हो गया। तो यही चीज हम लोगों को देखना है कि ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन द सेम प्लेन। राइट, तो C6H6 में है, बी में तो नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन में रहेगा, एक और बनाएंगे तो एक और प्लेन में आ जाएगा इधर। राइट, फिर सी में देखिए, सी में भी नहीं हो सकता, यही एग्जांपल, ये अलग अलग प्लेन्स में है पाई ऑर्बिटल्स इसके। और डी में चेक करोगे तो डी में तो ये सेम प्लेन में आएगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो ये सेम प्लेन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर इज ए और डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में, विच इज ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 जो है वो आपका डायमैग्नेटिक आना चाहिए, बट इट एक्चुअली केम आउट टू बी पैरामैग्नेटिक। सो देयरफॉर वी नीडेड द न्यू model for atoms. So molecular orbital theory came into picture. So we must know that the molecular orbital theory ना बस applicable है homonuclear diatomic molecules के लिए, वो भी up to second period, इतने ही के लिए applicable है और किसी के लिए नहीं है। राइट, लेकिन हालांकि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं IITs में एडवांस में स्पेसिफिकली, वो हेट्रोन्यूक्लियर के भी पूछे गए हैं। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब जैसे CN-, ठीक है, NO, CO, ये सारे के सारे जो है आपके हेट्रोन्यूक्लियर है। तो इनमें भी जो है हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बस एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इन अ वे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग होमोन्यूक्लियर के लिए पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ MOT में हम लोग ने ये देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है कि इसमें ये एज्यूम किया गया है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस phenomena is similar to that of the hybridization, but the difference is that कि hybridization में सिर्फ सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर इसमें ये है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होने चाहिए वो कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए। दिस इज सेम एज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nucleus. Right, diatomic हुआ, triatomic हुआ, इनमें तीन तीन न्यूक्लियस रहेंगे अगर आप इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखो तो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो सिर्फ एटम का होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स का होगा। राइट, तो मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है दे विल बी पॉलीसेंट्रिक। राइट, बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर है, एटॉमिक ऑर्बिटल
को इफेक्ट करने वाला सिर्फ एक न्यूक्लियस है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इफेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। फिर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ये हम लोग कह सकते हैं। इनमें भी अगर मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके मिक्स होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। और इनमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो वो सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉब प्रिंसिपल, ठीक है, एंड हल्स रूल ऑफ मल्टीपल हल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। ये सारे रूल्स हम लोग जो है इसमें फॉलो करने वाले हैं। So we can say कि therefore the identity of the all the atomic orbitals are lost, and this is nothing but this is a mathematical model, right? So हमें जो है पहले तो ये समझना चाहिए कि इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है। तो वेव्स का इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड फंक्शन साइड, तो हम इलेक्ट्रॉन को जो है अभी वेव की तरह मान रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस there are two types of interference. पहला इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और दूसरा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा वो देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रोप है, इस रोप में दोनों एंड में मैंने एक वेव पल्स जनरेट किया है, ठीक है, ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड साइन। एम्पलीट्यूड का साइन सेम है, इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड का साइन क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव फेज का है, ठीक है। मैं ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे वाला नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग फेजेस। तो अगर दो पल्स ऐसे जनरेट करेंगे और ये दोनों पल्स जो है वो मूव कर रहा है एक दूसरे डायरेक्शन की, राइट। तो जब ये आपस में आकर के कंबाइन होंगे, ठीक है, जब आपस में आएंगे और ये कंबाइन होंगे तो इनका जो नेट एम्पलीट्यूड है वो नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सब ऐड हो जाएगा। साई ए मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड साई बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मिलेंगे ये दोनों तो ये साई ए प्लस साई बी हो जाएगा, बिकॉज देयर फेजेस आर सेम, ये दोनों पॉजिटिव फेज के हैं इसलिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो देख सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक रोप में किसी ने ऊपर एक पल्स जनरेट किया और किसी ने एक नीचे से एक पल्स जनरेट किया, राइट। तो इसके फेजेस अलग अलग हैं, इसका पॉजिटिव फेज है और इसका नेगेटिव फेज है। जब ये आपस में आकर के मिलेंगे तो इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। तो अगर ये साई ए है और ये साई बी है तो नेट हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, ठीक है। Supratik is asking, sir, what will happen after addition of amplitude? अच्छा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। सो ये पूछ रहे हैं कि अब जब एडिशन हो गया, एडिशन के बाद क्या होगा। सो एडिशन के बाद ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, जैसे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में वापस नहीं जाएंगे, मतलब उसी रास्ते में चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद ये होगा। इसके बाद ये साई बी इधर निकल गया और साई ए इधर आ गया, ठीक है। तो जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते जाते रहेंगे। हाँ, हम्म, नहीं नहीं, वही फिर से यहाँ पे भी वही, जो वेव जिस रास्ते आया था उसी रास्ते जाएगा।
ठीक है, जिस रास्ते आया था बी लेफ्ट के साइड डायरेक्शन में जा रहा था, ए राइट के डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसी रास्ते में चलते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नीचे की साइड, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ साई एंड साई बी ना, कि साई ए माइनस साई बी कैसा आएगा, ऐसा भी हो सकता था। बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था। हाँ हाँ, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सेम हुआ तो, डिस्ट्रक्टिव में ना। हाँ, डिस्ट्रक्टिव में बिल्कुल सेम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से वेव जो है आपकी प्रॉपर्टी शो करता है। वेव जिस रास्ते में आया था उसी रास्ते में चलता जाएगा, बट द थिंग इज कि जब दो वेव्स मिलेंगे तो वो इंटरफेयर करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फेजेस, कि वो पॉजिटिव फेज का है या नेगेटिव फेज का है। सो I should once again say that the positive and the negative sign in the orbital diagram does not represent its sign, rather it represents its phase, कि किस phase का एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव फेज का है नेगेटिव फेज का, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन कि साई ए साई बी का वैल्यू क्या है, ये जो चेंजेस आ सकते हैं आपके वेव्स में। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप ये देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है आपका वो डिक्रीज हो गया है। सो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का ये मतलब है कि इट दिस इज इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, राइट, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है। तो साई ए हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन साई ए का स्क्वायर कर देंगे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। तो अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग, राइट। क्योंकि अगर हम साई ए और साई बी को हम लोग एटम मान लें, अगर ए और बी को एटम मान लें, तो साई ए विल बी द ऑर्बिटल ऑफ ए एंड साई बी विल बी द ऑर्बिटल ऑफ बी, राइट। तो अगर ये दोनों आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, देयर आर टू कंडीशंस, राइट। सो यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं कि अगर हम साई ए या साई बी का देखें तो कोई देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन साई ए साई बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, हाँ, साई ए प्लस साई बी, इन दोनों को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या क्या देगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इसका अगर स्क्वायर कर दिया तो ये देगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, ठीक है। तो ये जो आपका ये प्लस 2 साई ए साई बी आ रहा है, this is the reason that electron density between the nucleus is increasing, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे कि क्यों इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन से दैट। सिमिलरली यहाँ पे जो माइनस 2 साई ए साई बी आ रहा है, दैट इज one of the explanation that the electron density within the nucleus is decreasing, राइट। बाकी दोनों में तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर है ही, उसमें कोई इशू है नहीं, राइट। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो साई ए प्लस साई बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर किया तो हम लोगों ने क्या निकालने की कोशिश की है, इसमें हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, आना चाहिए था आपका साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आया है। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट और दिस एक्स्ट्रा electron density is the reason why this is more stable,
ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज मोर स्टेबल देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इसने जो है आपका एडिशनल और डिक्रीज कर दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल गिव अस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, राइट। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है आपका, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। स्टेबिलिटी कम क्यों है, ये इसके वजह से। सिमिलरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, इसकी वजह से, +2 psi SiB की वजह से, ठीक है। आप ये भी देखो कि जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का कंडीशन क्या है कि द फेज ऑफ बोथ साइड्स शुड बी सेम, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का कंडीशन क्या है, द फेज ऑफ बोथ साइड शुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसको बेसिस मानते हुए हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है दे आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, एंड दे आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ओवरऑल हमारे पास साई को एडिशन या फिर रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें साई के, तो देयर आर टू कंडीशंस ना, कि इधर हम लोग एडिशन कर रहे हैं कि साई ए प्लस साई बी हो गया, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, या फिर जो रिजल्टेंट है दैट रिजल्टेंट इज कमिंग आउट टू बी साई ए माइनस साई बी, ये आपका डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। सो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, इधर आप एडिशन करोगे या आप सब्ट्रैक्शन करोगे। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको, इस फेनोमेना को हम लोगों ने कहा दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स साई ए एंड साई बी, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो साई आर इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड साई ए एंड साई बी आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। देखो यहाँ पे भी लिखा है द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज LCAO, आर नोन एज यहाँ पे are known as LCAO, which is linear combination of atomic orbitals. So there is only two possibility, either psi a plus psi b करेंगे या psi a minus psi b करेंगे। तो साइंस देख लेते हैं, या फिर जो हम लोगों ने फेजेस के बारे में बात किया था वो देख लेते हैं, फेजेस कि S में क्या कैसा होता है। अगर S सबशेल है आपका, तो ये आइदर पॉजिटिव होगा या फिर आइदर नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, राइट। फिर अगर आप p ऑर्बिटल देखोगे तो p में पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता जाएगा। d में भी अगर आप देखो तो देर आर टू लोब्स, तो टू लोब्स में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेट चलता जाएगा। ये किसी भी आप ले लो dxy dyz dzx या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी देख सकते हो। dz स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंट होता है, dz स्क्वायर में अगर आप देखो तो ये जो लोब्स है वो आपके सेम साइज के रहेंगे, साइंस के रहेंगे या सेम फेस के रहेंगे, और जो आपका रिंग है वो डिफरेंट फेस का रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोब्स को पॉजिटिव फेस का ले रहे हो तो रिंग आपका जो है वो नेगेटिव फेस का होगा, राइट। यहाँ पे हमने स्टेट कर लिया है कि इफ टू अप्रोचिंग लोब्स आर ऑफ सेम साइन दे प्रोड्यूस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अदरवाइज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। कुछ टाइप्स देखते हैं कि कैसे ओवरलैप हो सकता है और ओवरलैप से क्या हो रहा है। तो जैसे 1s का ओवरलैप देख रहे हैं, फर्स्ट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग जो है वो सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग को आइदर आप सिग्मा स्टार से डोनेट करोगे या पाई स्टार से डोनेट करोगे, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा और नॉर्मल पाई, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो लोग तो सिग्मा बोलेंगे, और पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड बोलेंगे। पाई बॉन्ड कौन बनाता है, 2p, p से बनेगा पाई बॉन्ड, राइट। तो पाई से हम लोग p में यूज करेंगे, s में हम लोग हमेशा सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये देखो जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो ये दोनों अलग अलग फेजेस के हैं ना, ये पॉजिटिव फेज का है और ये नेगेटिव फेज का है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे दो सर्कल्स होने चाहिए, एक सर्कल ये न्यूक्लियस, एक्चुअली ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप ये देखो कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया है, नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया है। अब यही चीज अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सॉरी दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, राइट। और ये जो है आपका वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, दोनों सेम साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। तो नीचे वाले में अगर आप ये देखो जो जहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसको हम लोग सिग्मा 1s बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s, राइट। अगर मैं ऊपर वाले में बोलूं कि कैन वी फाइंड आउट अ प्लेन विच इज अ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मिल सकता है क्या हम लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? ये न्यूक्लियस है एक और ये, ठीक है। तो नोडल प्लेन तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा बताओ, कहाँ है वो नोडल प्लेन? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, राइट। तो देयर इज वन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन है यहाँ पे, राइट। वही अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो तो उसमें कोई देयर इज नो नोडल प्लेन, और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉट डॉट है ब्लैक डॉट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? वही +2 साई एस साई बी की वजह से। इसको हम लोग एनर्जी से भी प्लॉट कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने वाई एक्सिस में एनर्जी लिया है और दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 1s, ये दोनों को जब हम लोगों ने मिक्स किया तो मिक्स करने से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं, राइट। 1s मिक्स हुआ तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो ये जो नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एनर्जी वाइज में अगर हम मान लो अब इलेक्ट्रॉन फिल्स करना है तो इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे तो हम विल फॉलो ऑफ प्रिंसिपल, राइट। और ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करते हैं, राइट। तो उसको पहले फिल किया और फिर उसके बाद नीचे वाले को फिल करने के बाद फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर देन विल मूव अप टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट तरीका कैसा है कि पीपी ओवरलैप का। तो जैसे पीपी ओवरलैप में देखिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हुआ, तो मिक्स होने से क्या हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इसको हम लोग कह रहे हैं सिग्मा स्टार 2px, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है बिटवीन द न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपको एक नोडल प्लेन भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ एक नोडल प्लेन मिल गया इन दोनों के बीच में, है कि नहीं।
और भी नोडल प्लेन है इसमें, और कहाँ कहाँ नोडल प्लेन है? जो नॉर्मल आपका px का नोडल प्लेन होता है 2px का, वही नोडल प्लेन यहाँ पे भी रहेगा। तो 2px में जो आपका नोडल प्लेन होता है वो yz प्लेन होता है नोडल प्लेन, तो यहाँ पे भी आपको नोडल प्लेन मिलेगा एक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो नेक्स्ट वाले में भी है उसमें भी आपको एक नोडल प्लेन मिल सकता है यहाँ पे, राइट। सो अल्टीमेटली मैं इन दोनों को नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वी नो कि 2px में कौन सा नोडल प्लेन होगा, हम बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपका जो है एक नोडल प्लेन मिलेगा। वहीं अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखोगे तो सेम साइन में ये दोनों ने मिक्स किया है प्लस प्लस, तो इनसे जो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। इसको हम लोग सिग्मा 2px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ px ही रहेगा, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी इसका ऐसे प्लॉट करेंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका, मान लो यहाँ पे 2pz दिया हुआ है, तो 2pz और 2pz आपस में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के बाद आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। p ऑर्बिटल सिग्मा बनाने के अलावा पाई भी बना सकता है, तो ये देखो पाई का ये ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल रहे हैं तो दिस विल फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम लोग पाई स्टार 2py कहेंगे। पाई स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस इज अ लैटरल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप हो रहा है। तो इसमें जो भी आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज ये एक तरीके से जो रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को बिकॉज ऑफ अपोजिट फेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक क्या बोल सकते हैं नोडल प्लेन आपको एक मिल जाएगा, राइट। वहीं अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन के या सेम फेज के जो साई है वो मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियस, राइट। तो ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो पाई बॉन्ड हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इसमें भी आपको एक नोडल प्लेन मिल जाएगा, ये आपका नोडल प्लेन है, राइट। इसको हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लो 2px या 2px इधर आया, मिक्स हुआ ये सब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद जो नीचे वाला है वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो और भी तरीके हैं इसमें आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कि ये मिक्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सो नॉर्मली आपका जो है यहाँ पे पी तक ही दिखाते हैं, एस और पी का भी मिक्स हो सकता है। चलो एस और पी का भी देख लेते हैं मिक्स कैसे होगा। हाँ, एस एंड पी ओवरलैप, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, इनमें भी आप ये देख सकते हो कि बिटवीन द टू न्यूक्लियस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड। राइट, एंटी बॉन्डिंग का देखिए, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक नोडल प्लेन मिल सकता है। राइट, तो टोटल नोडल प्लेन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए तो रहेगा ही जो आता है पहले से। ठीक है, और भी तरीके के मिक्सिंग हो सकते हैं, डी भी हो सकता है मिक्स, डी ऑर्बिटल, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि पी पाई डी पाई ओवरलैप। ठीक है, दिस इज पी पाई डी पाई ओवरलैप। फिर अगर एंटी बॉन्डिंग हुआ यहाँ पे भी आपको एक नोडल प्लेन मिलेगा, the electron density between two nucleus has decreased. So you can see in every case of the anti-bonding molecular orbital, the electron density between the nucleus is decreasing. Similarly, in bonding molecular orbital, in each and every case, the electron density between the nucleus is increasing. एक और तरीके का बॉन्डिंग हो सकता है, इट इज कॉल्ड डी पाई।
ठीक है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी आपको एक बॉन्ड नोडल प्लेन मिल जाएगा। दिस इज आल्सो पी पाई डी पाई का देखो, यहाँ पे भी साइन दे सकते हैं हम लोग, जो फेजेस है। ठीक है, और तो हम लोग जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड या फिर पी पाई बॉन्ड है या फिर डी पाई बॉन्ड है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल SO3, ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सल्फर का आप देखो जैसे इट हैज एक्सटेंडेड इट्स ऑक्टेट, राइट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर इज 12, राइट। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ये सल्फर के 3D से बना है और ऑक्सीजन के 2p से बना है, और ये कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको पी पाई डी पाई बॉन्ड हम लोग कह सकते हैं, और सिर्फ पी पाई डी पाई बॉन्ड, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग N2 के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन के बारे में, दैट इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के बीच में, वो 2p का पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको पी पाई बॉन्ड भी
आ जाता है P5 P5